तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं स्टोरीज बाय दीपक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ऐसी बहुत बार शिकायत आती है कि पुलिस ने केस को उलझा दिया, पुलिस ने पैसे खा लिए, किसी और को कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया, केस की जांच ईमानदारी से नहीं की गई। बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है किसी के मुंह से कि पुलिस पर इल्जाम लगाया कि ये पुलिस ने पैसे खाए हैं और असल में कातिल मैं नहीं हूं, यह असली कातिल को बचा रही है। और अब असली कातिल पावरफुल है, और न सिर्फ इतना ही बल्कि भाई क्रिमिनल अपने हाई कोर्ट जाए कि भाई मामले की जांच सीबीआई को दे दो, फिर वही क्रिमिनल राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहां भी पहुंच जाए और कहे हमें बड़ा मारा पीटा है और हम पर रहम कीजिए। और एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बाकायदा ऑर्डर दे स्टेट को कि जो जिसके साथ जुल्म हुआ है इसको 1 लाख रुपए मुआवजा दो, और 1 लाख रुपए मिल भी गया और उसके बाद फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, और सीबीआई के पूरे 1 साल तक उस पुलिस अफसर को घुमाती रहे जिसने केस की तफ्तीश की, जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि वो असली कातिल को बचाने के लिए किसी और बेकसूर को जेल में डाल रही है। क्योंकि असली कातिल पावरफुल है, इस कहानी में वो सारे मसाले हैं, और इन सारे चीजों की वजह से एक पुलिस अफसर की जो प्रेसिडेंट मेडल था वो मेडल बेचारे के हाथ से छूट जाता है। कहानी 2010 की कहानी है पायल सुरेखा की। पायल असम की रहने वाली, पढ़ने लिखने में बड़ी तेज। फिर उसने आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु का रुख किया, और बेंगलुरु में वह अपना आईआईटी की पढ़ाई कर रही है। वहीं बेंगलुरु में रहते हुए उसकी मुलाकात होती है आनंद मिश्रा नाम के एक लड़के से। वो भी सेम कॉलेज में, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों एक साथ लेवन में रहने लगते हैं। आनंद मिश्रा उड़ीसा के कटक का रहने वाला था और पायल असम की, तो दोनों में प्यार, दोनों के एक साथ रह रहे हैं। कुछ वक्त बीतता है, फिर दोनों तय करते हैं कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, ना पायल के ना अनंत के। जो अनंत के पिता हैं वो एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच में, कटक में, और उनकी माँ जो है वह भी पुलिस ऑफिसर थी। तो पुलिस फैमिली से आता था अनंत, और जो सुलेखा थी वो बिजनेसमैन फैमिली से आती थी। तो दोनों फैमिली वाले तैयार नहीं थे, लेकिन यह दोनों प्यार करते थे। दोनों ने फिर तय किया कि हम शादी कर लेंगे, और दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। और शादी के बाद पहली बार, क्योंकि घर वाले राजी तो हुए नहीं थे, फिर भी वह अपने ससुराल आती है। सुरेखा कटक वहां उसके सास ससुर को जब देखते हैं, वो उसका बर्ताव देखते हैं, तो फिर उन्हें लगता है नहीं अच्छी बहू है, तो फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। वह उसको अपना लेते हैं। वह कुछ दिन वहां रहती है। अच्छा, जो अनंत था, वह अनंत ने अपनी पढ़ाई करने के बाद जिम के बिजनेस में हाथ आजमाया। उसने कटक में एक जिम खोल रखा था और अच्छा खासा चलता था। बड़ा जिम था, शहर के लोग, नामी ग्रामीण लोग आते जाते थे, तो सब ठीक ठाक चल रहा था। वहीं पर रह रहे हैं। इसी दौरान में चूंकि आईआईटी की पढ़ाई थी सुलेखा को, तो हैदराबाद से एक ऑफर आता है, बल्कि बेंगलुरु की एक कंपनी से ऑफर आता है, डेल कंपनी, बहुत ही नामी कंपनी है। तो डेल से उसे नौकरी का ऑफर आता है। उसके हस्बैंड, उसके इन-लॉ सब खुशी खुशी तैयार, और अब सुरेखा कटक से वापस बेंगलुरु पहुंचती हैं, जहां वह कभी पढ़ाई करती थी। वहां डेल कंपनी वह ज्वाइन कर लेती हैं। अब यह होता है कि चूंकि सुरेखा भी बेंगलुरु पहुंच चुकी हैं, तो अनंत का भी बिजनेस था ही तो जिम का, तो वह भी तय करता है कि वो भी एक बेंगलुरु में जिम खुलेगा। और उसने अब वो जिम कभी कभी अनंता बाकी सुरेखा की देखा करती थी, पायल तो देखा करती थी। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज यह बात 17 दिसंबर 2010 की है। अनंत अपने घर पायल को फोन कर रहा है, और पायल डेली उससे सुबह और शाम बात हुआ करती थी, लेकिन
कई कॉल जाने के बाद भी पायल उसका फोन नहीं उठाती। अनंत रात हो जाता है और रात को भी करता है, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। जब कई बार कॉल करने के बाद भी पायल जवाब नहीं देती तो अनंत को घबराहट होती है और वह लैंडलॉर्ड को फोन करता है, जिस अपार्टमेंट में रेंट पर पायल रहा करती थी। लैंडलॉर्ड को फोन करता है, बताता है कि ऐसा ऐसा बात है और पायल फोन नहीं उठा रही है। लैंडलॉर्ड वहां पहुंचता है, कई बार बेल बजाता है, दरवाजा खुलता नहीं है। फिर उसके बाद डुप्लीकेट जो की होती है, जो चाबी होती है, उससे दरवाजा खोलता है। दरवाजा जब खुलता है तो सामने ड्राइंग रूम से खून से लथपथ पायल की लाश फर्श पर पड़ी थी। वो देखकर घबराता है, फौरन बाहर आता है और आनंद को खबर देता है। फिर पुलिस को खबर देता है। जब पुलिस मौके पर उधर आनंद और उसका परिवार यह सुनकर सदमे में वापस बेंगलुरु के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इधर जो इलाका था जहां पर ये कत्ल हुआ था पायल का, तो ये आता था बेंगलुरु के जेपी नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में। और जेपी नगर पुलिस स्टेशन उस वक्त जो इंस्पेक्टर और इंचार्ज थे उनका नाम था उमेश। इसके जो उमेश उस दिन अपनी ड्यूटी पर थे। कोई फेस्टिवल था और मंदिरों में सिक्योरिटी के तौर पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्हें वायरलेस से जो मैसेज मिलता है कि एक अपार्टमेंट में एक लड़की का कत्ल हो गया है, वह भी बड़ी बेरहमी से सुनकर वह फौरन मौका वारदात पर पहुंचते हैं। वहां जाकर जब सीन देखते हैं तो देखते हैं कि पायल के गले पर बहुत तेज कट के निशान हैं। इसके अलावा बॉडी पर अनगिनत चाकू के घाव के निशान हैं। चारों तरफ खून है। लाश को देखकर वो समझ जाते हैं कि यह कोई लूट फूट और बाकी चीजों का मतलब नहीं है। यह किसी ऐसे शख्स का काम है जो निजी दुश्मनी है, जिसकी तभी उसने इतनी बेदर्दी से मारा क्योंकि घर में लूटपाट के कोई निशान नहीं थे और फोर्सफुल एंट्री के भी कोई निशान नहीं थे। अब यह था कि कोई जानने वाला है, तो पुलिस ने वहां मौका वारदात से सारी चीजें कलेक्ट की, डीएनए सैंपल कलेक्ट किए, कुछ बाल मिले टूटे हुए, वो बाल निकाले, ब्लड निकाले और भी सारे फिंगरप्रिंट्स उठाए। अब यह कत्ल हुआ तो जो पहला शख्स शक के घेरे में वो कोई और नहीं बल्कि पायल का हस्बैंड अनंत था, क्योंकि अब तक दोनों परिवार पहुंच चुके। दोनों परिवार जब पहुंचे तो पायल के घर वालों ने भी कहा कि हम तो इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी बाद में शादी कर ली और हमें अपने दामाद पर ही शक। अच्छा, और भी कोई भी कहीं से कुछ मिला नहीं। तो पुलिस ने तमाम चीज़ों की तफ्तीश की, कॉल डिटेल से लेकर सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ें कई लोगों से पूछताछ। एक पड़ोसी नेबर जिसने विटनेस था उससे भी पूछताछ की, कोई सुराग नहीं मिला। और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि नहीं, इसमें अनंत का कहीं हाथ नहीं है और अनंत को इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं। और उस दिन उसकी मौजूदगी कटक में है। तो जब पुलिस से अपनी तरफ से हो गया कि हस्बैंड को रोल नहीं है, तो फिर कातिल कौन? अब इस सवाल के साथ पुलिस ने कातिल को ढूंढने की कोशिश की। तो फिर जब आनंद ने पूछताछ की तो आप ही बताओ, कोई दुश्मनी मतलब इसकी दुश्मनी किससे है? तो जो अनंत ने जब इस मामले में बयान दिया, छोटी छोटी बात बताई, तब अनंत ने कहा कि हाँ, जो हमारा बेंगलुरु में एक जिम हमने जब खोला तो वो कुछ वक्त पहले ही हमारे एक जिम का इंस्ट्रक्शन था, जो जेम्स उसका नाम है, और वो भी कटक का था। तो उसको पायल ने हटा दिया था और उसकी वजह यह थी कि कुछ पैसे में हेरा फेरी करता था और कुछ महिला जो आती थी जिम उनके साथ बदतमीजी करता था। कुछ शिकायतें आई थी उसकी, तो उसी की वजह से पायल ने उसे नौकरी से हटा दिया। इसके अलावा और ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर जिसमें हमारी दुश्मनी हो। तो पुलिस को लगा कि हटा दिया हो तो शायद बदले की भावना या बदले की रंजिश में जिस इंस्ट्रक्शन नहीं मारे दिया हो, वो जेम्स नाम के इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में पता करना शुरू किया। जब पता करना शुरू किया तो पुलिस ने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि उसका मोबाइल नंबर मर्डर वाले दिन यानी 17 दिसंबर 2010 को उसी इलाके में उसका लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस को डाउट हुआ, पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वह हैदराबाद में रहता है। पुलिस की एक टीम हैदराबाद गई, वहां जेम्स मिल गया। पुलिस की टीम उसे पकड़कर बेंगलुरु ले आई। बेंगलुरु लाने के बाद उससे पूछताछ करनी है। पूछताछ करती है तो फिर वो कहानी सुनाता है कि वो कहता है कि हाँ, मैं पहले जिम में काम करता था, अनंत मुझे जानते हैं, हम कटक के हैं, लेकिन
फिर बेंगलुरु के जिम में एक रोज मुझे जो श्रेका है उसने हटा दिया, कुछ इल्जाम लगाए मेरे ऊपर चोरी के और बदतमीजी करने के। फीमेल जो आती थी वहां पर, फिर मैं वहां से हैदराबाद चला गया, कहीं और नौकरी करने लगा, लेकिन मैं भटकता रहा, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। तभी एक आनंद का कॉमन फ्रेंड था जिससे जिससे हैदराबाद में मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आप मेरी नौकरी में मदद कीजिए, तो उसने कहा अच्छा चलो मैं आनंद से बात करता हूँ, और उसी के साथ वो मुझे बेंगलुरु लेकर आया। बेंगलुरु में वो सीधे मुझे पायल के घर ले गया। पायल ने दरवाजा खोला और मुझे देखा तो भड़क गई। उस कॉमन फ्रेंड पर जो आनंद की पायल दोनों की दोस्ती थी, तो उसने कहा इसको यहाँ क्यों लाए। उसने किसी तरह हेल्प करने से मना कर दिया, वापस चला गया। फिर वापस हम पहुंच जाता है हैदराबाद जो जेम्स, लेकिन हैदराबाद जाने के बाद अब उसके अंदर बंदे की भावना आ जाती है और वह 16 दिसंबर को फिर हैदराबाद से वापस बेंगलुरु के लिए बस पकड़ता है और पहुंच जाता है बेंगलुरु। पायल के घर पर बेल बजाता है। जैसे ही पायल आती है तो अंदर दाखिल होता है और चाकू अपने साथ लाया था और उसी अनंग ने वार करता है। उसके बाद उसको मारने के बाद फिर वहां से निकलकर वापस हैदराबाद चला जाता है। लेकिन इस आने जाने के दौरान जो अपार्टमेंट का एक चौकीदार था उसने उसको देख लिया था, बल्कि देखा कि उसने खुद ही जाकर अपार्टमेंट नंबर पूछा था, तो उसको पकड़ लिया। सारी चीजें एविडेंस थी ही। जब जो इंस्पेक्टर साहब उमेश के इन्होंने केस बनाया और उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी ली गई। पुलिस कस्टडी के बाद उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी केस। यानी पायल सुरेखा कातिल एक जिम इंस्ट्रक्टर और दुश्मनी उसकी नौकरी से निकली थी, इसलिए यह कहानी यहाँ, लेकिन कहानी यहीं से अब शुरू होती है। तो कहानी हो गई पुलिस की। अब कहानी ऐसे शुरू हुई कि एक रोज जब जुडिशियल कस्टडी में पहुंचता है जेम्स, तो वहां से एक लेटर लिखता है और वह लेटर उसके लिखा पायल के पिता को, असम। उस लेटर में उसने लिखा कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो सब बिक गए हैं, मिले हुए हैं, और यह मैंने कत्ल नहीं किया है। जब उन्होंने मुझे बहुत मारा, उन्होंने कहा देखो आनंद के माँ बाप दोनों पुलिस में हैं, बड़े अफसर हैं, तो तू यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले, वरना तुझे एनकाउंटर में मार देंगे। लेकिन असली कातिल आपका दामाद है। उस लेटर के साथ उसने कुछ एक कॉल डिटेल भेजा और उसने कहा कि कॉल डिटेल देखो, आनंद के मोबाइल नंबर देखिए, और यह जिस दिन यह कत्ल हुआ 17 दिसंबर, उस दिन बेंगलुरु में इसकी मौजूदगी है। इस कॉल डिटेल के हिसाब से जब यह लेटर मिला तो घर वाले पहुंच गए बेंगलुरु। अब बेंगलुरु आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मिलना है जेम्स से। वह थाने पहुंच गए और पुलिस वाले के पास गए, तो खैर उमेश ने कहा कि ठीक है हम आपको मिलवा देते हैं। अब जब जाकर पर्सनली मिले तो उन्होंने जाकर मिलने के बाद अकेले में वह मिले और उनसे सारी बातें बताई, बातें की कि असली कातिल तो वह है, लेकिन चूंकि वह ऊंची पहुंच वाला, उसके माँ बाप दोनों पुलिस में हैं, इसलिए बेंगलुरु पुलिस ने पैसे लेकर मुझे बलि का बकरा बना दिया है और असली को बाहर कर दिया और केस से बाहर कर दिया। अब यह सब सुनने के बाद माँ बाप बाहर निकलते हैं और उसके बाद जेम्स उन्हें एक लेटर देता है और यह सीधे पहुंच जाते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट। और कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्जी देते हैं कि मेरी बेटी का असली कातिल आज़ाद घूम रहा है और एक गलत शख्स को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, और असली कातिल को इसलिए बचा रही है क्योंकि वह पावरफुल है, पुलिस फैमिली से आता है, और यह तो इंस्पेक्टर इस केस के जो आईयू हैं वो बिक चुके हैं, उन्होंने मेरे सारे सबूत इससे मिटा रहे हैं। जब सीबीआई कोर्ट के पास यह मामला गया और इसी के अलावा जो कर्नाटक हाई कोर्ट में गया, और उसमें इन्होंने मांग की कि कर्नाटक पुलिस इस मामले की ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती, इसलिए हम चाहते हैं इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। जब यह अपील कर्नाटक हाई कोर्ट में लेकर पहुंच गए लड़की के माता पिता, तो खुद कातिल ने भी उसने एक दे दिया कि हमें भी कर्नाटक पुलिस पर भरोसा नहीं है और आप इसकी जांच सीबीआई से कराइए। अब इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आता है और वह कहती है कि ठीक इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई इसकी जांच करे। अब इसी के बाद जनवरी 2011 की बात है, जब यह कोर्ट में गई थे नवंबर 2011, यानी कि यह कत्ल हुआ था दिसंबर 2010 में, लगभग 11 महीने बीत गए। नवंबर 2011 में कर्नाटक हाई कोर्ट फैसला देती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अब
सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले लेती है। सीबीआई जब इस केस को हाथ में लेती है तो पूरी कहानी पलट जाती है। अब सीबीआई बाकी किसी को नहीं, सिर्फ दो लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक तरफ अनंत जो कटक में है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उमेश। और सीबीआई का है मानना है कि इस पूरे केस में उमेश ने सारे सबूत डिस्ट्रॉय कर दिए और उमेश ने ही इस केस को गलत कर दिया, असली कातिल को बरी कर दिया और एक बेचारे जेम स्टेक्सन को जेल में डाल दिया। अब पुलिस जांच करती रहती है। तो एक बात, इस दौरान इंस्पेक्टर उमेश के जितने भी बैंक अकाउंट, उसके कॉल डिटेल्स दिसंबर से लेकर जब ये मर्डर हुआ उनके मूवमेंट्स किन किन लोगों से मिले, मतलब हर चीज अब सीबीआई की टीम उमेश की एक तरह से जासूसी कर रही है और उसको पूरी कुंडली खंगालती है। किसके बैंक में कितने पैसे हैं, इसकी फैमिली मेंबर में कितने पास अकाउंट है और किसी रिश्तेदार के पास है नहीं, कितनी प्रॉपर्टी है, यह सुबह से आता है कहाँ जाता है, इसकी रूटीन क्या है, किन किन लोगों से मिलता उठता है बैठता है, इस दौरान कटक में कितनी बार कांटेक्ट किया आनंद ने, उसके माँ बाप से पुलिस वाले कितनी बार कांटेक्ट किया, हर चीज। अब एक पुलिस वाला इस वक्त एक सस्पेक्ट से उल्टा हो गया केस। वो पुलिस वाला जब तक इस केस की तफ्तीश कर रही थी, उसी मर्डर केस में एक आरोपी बन चुका है और सीबीआई की तफ्तीश जारी है। सीबीआई अपनी पूरी जांच कर रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, कई बार एंसन हुई। इस दौरान में कोई बाकी केस बस इंस्पेक्टर उमेश को दिया नहीं गया। इसी दौरान 2013 आ गया। 2013 में फिर से जेम्स ने जो उड़ीसा ह्यूमन राइट कोर्ट जो कमीशन, वहां पर एक एप्लीकेशन भेज दिया कि मैं बेकसूर हूं, मुझे यहाँ पर इस तरह से बेंगलुरु में पुलिस ने फंसाया, मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, जबरन मुझसे कहा गया कि तुम कबूल लो क्योंकि बड़े लोगों को बचाना है, तो मेरे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका वालिएशन हुआ है। कमाल देखिए, उड़ीसा हाई कोर्ट जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने बकायदा 1 लाख का कंसेशन कहा कि फौरन दीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, उड़ीसा गवर्नमेंट को। उसने एक ऑर्डर पास कर दिया और 1 लाख देने के जब इधर इंस्पेक्टर उमेश को पता चला तो वह सन की मत, एक कातिल जिसको पकड़ के अंदर किया गया उसकी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑर्डर पास कर रही है और दूसरी तरफ सीबीआई उसको एक क्रिमिनल की तरह देख रही है और उसकी लगातार हर चीज पर नजर रखे हुए धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, हर विटनेस, हर चीज, तमाम लोगों से उसकी पूरी जितनी भी है पूछताछ, कॉल डिटेल। और जो कर्नाटक पुलिस, बेंगलुरु पुलिस ने शुरुआत तफ्तीश की थी, सारी चीजें एक कर हर जांच चल रही है और धीरे धीरे वक्त बीता। 2010 का केस ये पूरा मैटर था। उसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। जब 5 साल बीत जाते हैं और उन 5 सालों में इंस्पेक्टर उमेश लगातार शक के घेरे में है। 5 साल के बाद अब ये होता है कि जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी वो टीम ही हट गई, उनका ट्रांसफर हो गया। अब एक दूसरी सीबीआई टीम आई, नई सीबीआई टीम। अब वो नए सिरे से तफ्तीश कर रही है। अब नए सिरे से उन्होंने तफ्तीश किया, सारे डॉक्यूमेंट देके। अब इन नई टीम ने एक काम यह किया कि जो शुरुआत में बेंगलुरु पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था और जिस बिना पर जेम्स को पकड़ा था, उन सबूतों को उसने बारीकी से देखना शुरू किया। उसने थोड़ी देर के लिए चीजें हटा दी कि अनंत है, फैमिली बैकग्राउंड से आता है और पुलिस वाला है, यह रिश्वत वाली बात चल रही है। उसने कहा जो हमारे सामने एविडेंस सबूत हैं, उसने कहा घाल में लिए देखते हैं। अब उसने चेक करना शुरू किया कि जो सबसे पहली चीज चेक की वो है कि क्या 17 दिसंबर 2010 को अनंत बेंगलुरु में है। जेम्स में एक कॉल डिटेल दिखाया तो माँ बाप को भेजा था कि यह उस दिन वहीं था। जब उस कॉल डिटेल को चेक किया गया, सीबीआई की तरफ से पता चला कि यह पूरा फर्जी पेज है। यह है ही नहीं टेलीफोन कंपनी, जो भी प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल या बड़ा या जो भी ये फेक है सब पहली चीज वही। दूसरी चीज बेसिक देखनी चाहिए थी, वह देखी गई कि जो क्राइम सीन था वहां से कई ब्लड सैंपल और बाल मिले थे और उनमें सारे जो डीएनए हैं वो अनंत के भी कराए गए थे और जेम्स के भी कराए गए थे, लेकिन मैच होता है सिर्फ और सिर्फ जेम्स के और किसी का मैच नहीं हुआ। अनंत को कोई मैच नहीं हुआ तो फॉरेंसिक एविडेंस भी उसके खिलाफ गए। तीसरा, उसके मोबाइल का लोकेशन 17 दिसंबर 2010 मॉर्निंग में
जेम्स सेम टावर, जिस टावर के तहत सुरेखा रह रही थी, चौथा जो घाट था, उस घाट की गवाही तो उसने कहा कि यही था अनंत। उस दिन आया नहीं था, सीसीटीवी कैमरा उस वक्त वहां पे था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु पुलिस ने एक गलती हुई थी। जिस फ्लैट में रहती थी पायल सुरेखा, उसको पड़ोस में एक और रंगंडू नाम का एक शख्स रहा करता था। रंगू और वह विटनेस था, कुछ उसके चीख पुकार सुनी थी और उसके जाते हुए देखा था जेम्स ने। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो यह विटनेस को भूल गए, इसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन जब सीबीआई की टीम आई तो सीबीआई की टीम उस घर में कई बार गई और उसके फिर लोगों से पूछा कि एक एक कर तो यह नया एविडेंस सीबीआई ने तलाशा। एक नया पड़ोसी जो विटनेस था, तो पता चला बाद में वो विटनेस पहुंच गया मुंबई। अब विटनेस को तो ढूंढ लिया सीबीआई ने, उससे बयान लेने के लिए बुलाया, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। वो चला गया काम के लिए मुंबई। अब यह बात इंस्पेक्टर सुरेश को पता चली, सारी इंस्पेक्टर उमेश की, तो उन्हें लगा कि यह तो मेरे काम है, जान में जाना है। अब वो अपने खर्चे पर मुंबई पहुंच गया कि भाई उस विटनेस को ढूंढ के लाओ और सीबीआई सामने करो। तो खैर वहां पहुंचे, वह मिला नहीं, लेकिन मैसेज छोड़कर आए। तो जब मैसेज मिला उस विटनेस को, रंगंडू को, तो वो खुद ही पहुंच गया बेंगलुरु और जाकर सीबीआई के सामने अपनी उसने गवाही दी और कहा, गवाही उस घाट की गवाही जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट थी, ये तीन चीजें ऐसी थी जिससे है थ्योरी साबित हो गई कि 2010 से इंस्पेक्टर उमेश कह रहे थे और आखिरकार फिर दूसरी सीबीआई की टीम ने नई चार्जशीट बनाई और उस पास चार्जशीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही को मेन एक्यूज बनाया और वो था इंस्पेक्टर जेम्स ने। और पूरी कहानी उस चार्जशीट में अनंत या उसके बाकी किसी का रोल नहीं है। और फिर यह मामला कोर्ट में गया, सुनवाई हुई नवंबर 2019। नवंबर 9 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है कि कोर्ट का फैसला यही था कि जो बेंगलुरु पुलिस इंस्पेक्टर उमेश की अगुवाई में जिस टीम ने इस केस की जांच की थी, वह हर चीज सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में शामिल की। अलग से सिवाय उस एक विटनेस के जो मुंबई चला गया था, बाकी पूरी कहानी वही थी जो बेंगलुरु पुलिस की कहानी थी। और उसी कहानी को सच मानते हुए हाई कोर्ट ने जेम्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद ताउम्र जब तक जिंदा है तब तक जेल में रहेगा। और इस फैसले के साथ सबसे ज्यादा अगर किसने राहत की सांस ली तो वो इंस्पेक्टर उमेश थे। बाद में इंस्पेक्टर उमेश इस केस के बाद में कुछ वक्त पहले ही थे, उनका प्रमोशन भी हुआ और प्रमोशन होने के बाद वो शायद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट डीएसपी पोस्ट से रिटायर हुए। लेकिन यह फैसला आने में काफी वक्त लग गया। उसकी वजह यह थी कि जिस वक्त यह केस सीबीआई को दिया गया और जिस वक्त सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और इंस्पेक्टर उमेश रेड्डा पर एक और सस्पेक्ट के तौर पर उसी साल कर्नाटक गवर्नमेंट में एक कर्नाटक पुलिस ने इंस्पेक्टर उमेश का नाम प्रेसिडेंस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए भेजा था और उन्हें अवार्ड मिल भी जाता। लेकिन चूंकि वह केस में खुद जांच का विषय बन चुक गए थे, इसलिए प्रेसिडेंस अवार्ड से वह महरूम रह गए। और उसके बाद तो खैर वो डीएसपी बनकर रिटायर हो गए। हालांकि उनके प्रमोशन मिला, लेकिन अवार्ड उनकी झोली में आने से रह गया था। ये वो कहानी थी कैसे एक पुलिस अफसर कई बार क्रिमिनल और बाकी लोगों के जाल में फंस जाता है, लेकिन आखिरी में सच की जीत हुई। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।